जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उनकी विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल का अधिकांश समय विदेशी दौरों और अपनी छवि बनाने पर केंद्रित किया, लेकिन आज जब भारत को वैश्विक समर्थन की आवश्यकता है तो वह अनुपस्थित नजर आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अमेरिका द्वारा भारत के लिए जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी का हवाला दिया, जिसमें महिलाओं को अकेले भारत यात्रा न करने की सलाह दी गई है और बलात्कार को सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक बताया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां अमेरिका भारत के लिए ऐसी चेतावनी जारी कर रहा है, वहीं वह पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन आयोजनों से भारत को क्या मिला, जब अमेरिका एक तरफ भारत से लिए यात्रा चेतावनी जारी कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को दावत दे रहा है। उन्होंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पर रील बनाने और सही कैमरा एंगल ढूंढने में व्यस्त रहने का आरोप लगाया, जबकि देश की विदेश नीति कमजोर पड़ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और गांधी का देश होने के बावजूद भारत के लिए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जबकि पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत की पूरी बात सुनिए। आप सबको मेरा नमस्कार। एक बेहद गंभीर विषय पर आज आपके सामने हूं, क्योंकि आज का विषय हिंदुस्तान की छवि का, हमारे देश का वैश्विक पटल पर कैसे देखा जा रहा है, हमें दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, हमारी साख पर जो सवाल उठ रहा है उसका है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में उन्होंने अधिकांश वक्त विदेशी दौरों पर, विदेशी देशों से संबंध बढ़ाने पर, अमेरिका जैसे देश जिनका अच्छा संबंध भारत से रहा है उनसे प्रगाढ़ता बनाने पर ही फोकस किया है। 11 सालों में उनका अधिकतर, ज्यादातर ध्यान अपनी रंगी पुती छवि को बनाने का, कैमरे में सही एंगल में आने का, इसी होड़ में बीता है। लेकिन जब आज हमारे देश को विश्व की बड़ी ताकतों, विश्व के बड़े देशों, विश्व के हमारे मित्रों की जरूरत है, तो वो साथ खड़े नजर नहीं आ रहे और बजाय हमारा साथ देने के अमेरिका जैसे देश एडवाइजरी इशू करके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जाना रिस्की है और खास तौर से महिलाएं अकेले हिंदुस्तान बिल्कुल ना जाएं। और यह अमेरिका तब कर रहा है जब वो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कर रहा है, उनको दावतें उड़ा रहा है, उनके लिए लाल कालीन बिछाया हुआ है, उनकी वाहवाही में लगा हुआ है। 11 साल से विदेश नीति का फलसफा यह है कि हमारे लिए एडवाइजरी इशू हो रही है कि हिंदुस्तान ना जाइए और पाकिस्तान के लिए दावतें सज रही हैं। आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए एक बार ताजा कर देते कि अमेरिका ने भारत की यात्रा पर आने वाले नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करी है। इसको यात्रा चेतावनी कह लीजिए, लेवल 2 की। इसमें कहा गया है कि महिलाएं भारत अकेले यात्रा बिल्कुल न करें। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिना परमिशन के हिंदुस्तान नहीं आ सकते हैं। इस एडवाइजरी में 2 टूक शब्दों में कहा गया है, बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराधों में से एक है। यहां सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। हमारी वाहवाही में ये कसीदे अमेरिका ने पढ़े हैं और साथ ही और भी हिंसक चेतावनी दी है कि हिंसा हो सकती है, आपराधिक गतिविधि हो सकती है। 11 साल में आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहा है और पाकिस्तान के लिए, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के उस नफरती जनरल को दावत दे रहा है। हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रंप किया, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे लगा डाले। क्या मिला?
क्या मिला ये सब करके? आज सवाल इस बात का, आज सवाल तो उन मूल भक्तों से भी पूछना पड़ेगा जो यज्ञ हवन कर रहे थे कि ट्रंप जी राष्ट्रपति बन जाएं। हमें क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार करके आज सवाल इन बातों का है। अभी मैं सुन रही थी 3 दिन पहले मोदी जी बिहार में हाँक रहे थे कि ट्रंप ने उनको दावत पे बुलाया है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे तो कहीं और जाना है। शायद उड़ीसा में थे, हाँक रहे थे। अच्छा किया आप नहीं गए। आप जाते तो आपको आसिम मुनीर जो नफरती जनरल है उसके साथ बैठाकर खाना खिलाता ट्रंप, और आप कुछ कह नहीं पाते। आप कह रहे हैं आपका मित्र आपको दावत पे बुला रहा है और आपका मित्र हमारे देश के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। महिलाएं यहां आने लायक नहीं है। अमेरिका के जो पदाधिकारी हैं वो बिना परमिशन के नहीं जाएं, अपने रिस्क पर हम इंडिया जाइए। आपको दावत पे बुलाया जा रहा है, देश के साथ ये किया जा रहा है। तो असलियत यह है कि अपने देश की विदेश नीति को जो धता बताया है मोदी जी ने, उसका फलसफा यह है, क्योंकि विदेश नीति तो कोई है नहीं। विदेश मंत्री लेजर आंख लाल लाल लगाकर रील बनाने में व्यस्त हैं। मोदी जी सही कैमरा एंगल ढूंढने में व्यस्त हैं। 17 बार ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। भारत और पाकिस्तान को समकक्ष खड़े कर चुके हैं। आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी का नाम एक सांस में ले रहे हैं, जो मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी हो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भाजपा को और मोदी जी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर खदेड़ दिया, हमारे देश के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट हुआ, पाकिस्तान के लिए अपडेट नहीं हुआ। पाकिस्तान का ट्रैवल एडवाइजरी मार्च वाला ही, और बलोचिस्तान और खैबर और पख्तून उधर मत जाइए जहां पर उनके यहां टेररिज्म होता है। इससे बड़ा हमारे माथे पर और कलंक क्या होगा, और सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रही है? हमारे लिए हमारे राज्यों में ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है। पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी में महिला सुरक्षा पर एक शब्द नहीं है। जो आतंकी मुल्क है, जहां पर मसूद अजहर से लेकर हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम रह रहे हैं, वहां की कोई ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट नहीं हुई है। भारत जैसा देश, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम एक बड़ा मार्केट है, हम गांधी का देश है, हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू हो रही है, पाकिस्तान को कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं इशू की जा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितना बड़ा विरोधाभास है। इस पर नई दिल्ली को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सरकार सो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ी धज्जियां, इससे ज्यादा कलई हमारी विदेश नीति की कभी नहीं खुली है। हम विश्वगुरु बनने का दंभ भरते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर अमेरिका एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है हमारी फजीहत करने का। और एक बात बता दो इससे पहले कि अपनी डोमेस्टिक बातों पर चर्चा करें, क्योंकि वो भी जरूरी है। इस एडवाइजरी का बहुत फर्क पड़ता है। यह एडवाइजरी ऐसे ही नहीं कोई फर्रा इशू हो जाता है। इस एडवाइजरी का फर्क हमारे पर्यटन पर पड़ेगा, हमारे यहां आने वाले पर्यटकों पर पड़ेगा, हमारे यहां की जो टूरिज्म से इनकम आती है उस पर पड़ेगा, हमारे यहां आने वाले निवेश पर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, हमारे लोगों की आय पर पड़ेगा। Just for your information, every foreign fund and every company looks at the risks of travel involved with an investment destination, और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। और नेट एफडीआई का नेगेटिव होना इन्हीं सब चीजों का साक्ष्य है। और अब मैं बात करना चाहती हूं जो कुछ अनकंफर्टेबल चीजें अमेरिका ने उठाई हैं। मैं इस मंच से, मेरे तमाम साथी इस मंच से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मंच से, अन्य तमाम मंचों से महिला अपराध के बारे में बेखौफ होकर बार बार बोलते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। क्योंकि यह भी सच है कि अगर देश में हर घंटे 43 महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो चुप रहना संभव नहीं है, उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और लगातार ऐसा हो रहा है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में एक महिला के साथ बार बार अपराध होता है, वही आदमी उसके साथ बलात्कार करता है जिसकी वो कंप्लेन करने गई थी, जिसकी दिल्ली पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी जनवरी में, अब वो फिर उसका रेप करता है और उसकी फिर एफआईआर नहीं लिखी जाती है। ओडिशा में एक छात्रा बीच पर गई, वहां पर 10 दानवों ने उसका गैंगरेप कर दिया।
असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी औरत का इतनी बुरी तरह से गैंगरेप हुआ और उसकी अतड़ियां तक बाहर मिली। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची का सिर्फ गैंगरेप ही नहीं हुआ, उसके बदन पर 20 बार चाकू से गोदे हुए निशान मिले। उसकी अंततोगत्वा 1 जून को मृत्यु हो गई। असम के कछार में, बालाघाट में, मध्य प्रदेश के, मैं पढ़ती ही जा सकती हूं। उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्ची का चलती कार में रेप होता है, उसके साथी को बाहर फेंक दिया जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सब चंगा है। और यह एक सच है कि अधिकांश जो ऐसे मामले आते हैं, अधिकांश जो ऐसे कांड आते हैं, चाहे वो IIT BHU हो, चाहे वो नाव हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो हरिद्वार की वो पिशाचनी हो जो अपनी बच्ची का गैंगरेप करा रही थी, या तो वो बीजेपी में पाए जाते हैं, या वो बीजेपी समर्थक होते हैं, या ऐसे अपराध के बाद उनको बीजेपी का संरक्षण मिल जाता है। असलियत इस बात की है। और इसलिए कुछ सवाल जरूर उठते हैं, और यह सवाल उठने वाजिब भी हैं। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने मोदी जी जाएंगे, अगर हर कीमत पर IIT BHU के गैंग रेपिस्ट को बचाने में सारी भाजपा जुट जाएगी, तो पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए अपराधी इतने बेखौफ हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जो अब मिशन शक्ति के अंतर्गत सब सब्ज्यूम हो गई हैं, उसके लगातार फंड काटे जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज सच ये है कि आप डोमेस्टिक फ्रंट पर आप आधी आबादी को देश में न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आधी आबादी को देश में सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आधी आबादी के खिलाफ जब अपराध होता है तो आपके मुंह से चू नहीं निकलती। आपका संरक्षण अपराधी को मिलता है, बार बार मिलता है। और विदेश में आपकी विदेश नीति इतनी विफल है कि जिनको आप गले लगाए, जिनके आप गले पड़ गए, आपने नमस्ते ट्रंप से हाउडी मोदी तक करा डाला, उनके नारे तक लगा डाले, उनका प्रचार प्रसार तक कराए, वो आपके खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। और भारत सरकार की ओर से एक शब्द नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी नहीं इशू होगी, हमारे खिलाफ होगी। पाकिस्तान के उस जनरल को बिठाकर दावत उड़वाई जाएगी, हमें पाठ पढ़ाया जाएगा और हम बिल्कुल चुप हैं। मतलब कहने को तो उनकी रगों में गरम खून और गरम सिंदूर खौलता है। ट्रंप का नाम सुनकर भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है, मूक दर्शक क्यों बन जाते हैं। इस ट्राइबल एडवाइजरी का हमारी वैश्विक साख पर, वैश्विक पटल पर हमारी विदेश नीति की विफलता पूरी तरह से साफ है। और इसीलिए हमारी इस मंच से मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मुद्दे को अमेरिका के प्रशासन से, अमेरिका की सरकार के साथ ले, और जो लगातार हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो टैरिफ की धमकी हो, चाहे वो हमारे लोगों को खदेड़ना हो जबरन, भेड़ बकरी की तरह अमेरिकन मिलिट्री जहाजों में ठूस कर, चाहे वो बार बार श्रेय लेना हो, 17 बार श्रेय ले डाला, एक शब्द नहीं हमारी ओर से। और अब यह ट्रैवल एडवाइजरी, इस पर जरूर भारत सरकार अपनी आवाज बुलंदी से उठाए। I will very briefly make a statement in English on something which deserves and needs your urgent attention, because this pertains to India's image, to India's standing at the global stage. The reality is that America has issued a travel advisory of level 2 and has advised its women, especially, not to travel alone to India, citing various cases of rape. It also, of course, goes on to say that various kinds of crimes and incidents of violence and terror attacks can happen, and very categorically says that American officials will need permission from the government before they travel to India. What is most ironical amidst this all is that this kind of an advisory is being issued for India, which will have far-reaching impact, and I'll just talk about that in a bit. But nothing of this kind is being issued for Pakistan, which is a terror country, which houses from Masood Azhar to Hafiz Saeed to Dawood Ibrahim to anybody worth talking about as far as the world of terror is concerned. They're all being housed, patronized and given protection by Pakistan. No such advisory for Pakistan. In fact, quite the contrary, we are being issued a travel advisory, and the general from Pakistan is enjoying a meal with President Trump
And President Trump goes on to hyphenate India and Pakistan. I mean, look at where we are in the world and look at where Pakistan is. I take huge offense to our Prime Minister's name being mentioned and hyphenated with the General Asim Munir, who, if you actually ask me, is a terrorist cloaked in that army uniform. But that's what is happening, and that's what is most ironical. The reality is that in the last 11 years, Mr. Modi has spent disproportionate amount of time pursuing foreign powers, from hugging and forcible hugs to howdy Modi, namaste Trump, ab ki baar Trump sarkar, to going to the US uninvited. He's done everything possible. And look at what America is doing to us. At a time when we need big, large nations of the world to stand with us, America is issuing travel advisories against us. And citing incidents which pertain to the rest of the world. But this really maligns us. And what is the government doing about it? Absolutely nothing. Pin drop silence like always. The reality is that Mr. Trump has taken credit for the ceasefire 17 times. He imposed tariffs on us. He called us an abuser and a fraud. He has put our people in handcuffs and sent them back to India. He's consistently insulting us, and our government chooses to keep quiet. And which is why the question arises, what is our foreign policy worth it? What is the cornerstone of a foreign policy? The cornerstone of a foreign policy is to keep India's interest above all. But Mr. Modi's foreign policy is to get the right camera angle so that he's shot from the good camera angle wherever he is in the world. Our foreign minister is too busy making reels with laser red eyes. So who do you expect to pursue foreign policy from? The reality also is, and I have no qualms in admitting and saying this, that on one hand travel advisory is being issued against us, but nothing on Pakistan, and we are completely mute spectators. We don't say a word. There are certain aspects which the travel advisory has raised, which are obviously troublesome. These are troubles of our own, and we should find solutions to it. We should ensure our women are safe. If 43 women in India meet crime every hour, there will be questions raised. The reality is that here in the national capital, which should be the safest region for women all over the country, unfortunately it is not. It is one of the most unsafe. A woman gets raped by the same man multiple times, and each time she tries to lodge an FIR, the Delhi police refuses to do so. A 19-year-old girl in Odisha on a beach is gang raped by 10 people. A tribal woman in Chhattisgarh is not just raped, her intestines are pulled out. A minor is raped in a moving car in Uttar Pradesh, and her companion is killed and thrown out of the car. A minor girl is not just raped, but she's stabbed 20 times on her body, and she eventually succumbs to her wounds on the 1st of June. I can go on and on, the list is endless. But the reality is that this shows the dichotomy that on a domestic front, we are not being able to save women, we are not being able to deliver justice, and on the foreign front, Mr. Modi's foreign policy has completely fallen flat at a time when you need allies to stand with us. Allies are issuing travel advisory against us. And let me tell you, a travel advisory is very damning. It impacts the number of tourists who will come to India. It impacts the funds that will come, the source of income that tourism generates. It impacts the level of investments that will come to this country. It impacts the basic income of people who are associated with those sectors and otherwise. So these are very damning advisory. And yet the Modi government is absolutely quiet. Each time Mr. Trump has taken credit for the ceasefire 17 times, 3 times on Twitter, 14 times on camera. Absolute pin drop silence from the Modi government. So we demand from this very platform that Indian government should register its protest. Indian government should at the highest level take stern view of this advisory issued. This is not in good faith. This is not good for the country, and this shows double speak of the United States. On one hand, you're issuing advisories against India, but zilch on Pakistan. Pakistan, which is a terror state, is going absolutely scot-free. We are being hyphenated. Our Prime Minister is being spoken about in the same breath. I don't think any of this can be taken lying down.
आपके सवालों का स्वागत है। सवाल अगर इसी पर रहे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगा। After visiting United States, your working committee member Shashi Tharoor praising Modi and his foreign policy. He read an article in Hindu, and that article was shared in social media yesterday by Prime Minister Office. So, what is AICC position on this? I am Supriya Srinath and I am the national spokesperson of the Congress party, and I am addressing you here, and I have to say about our foreign policy what I have said. I have cited a reason to say what I have said. I have cited a very damning travel advisory, and I think that suffices your question. मोदी को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये सवाल उनकी अपनी राय हो सकती है, वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राय इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपको साक्ष्यों और सबूतों के साथ पूछ रही है। ट्राइबल एडवाइजरी ये कि महिलाएं अकेले नहीं जा सकती हैं। ट्राइबल एडवाइजरी ये कि हिंदुस्तान में रेप बेधड़क हो रहा है, आप बिल्कुल मत जाइए। ट्राइबल एडवाइजरी ये अपने रिस्क पर जाइए। ट्राइबल एडवाइजरी ये कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी शॉपिंग मॉल पे या कहीं पर भी पर्यटकों की जगहों पर हिंसा हो सकती है, आतंकी हमले हो सकते हैं। ये ट्राइबल एडवाइजरी हिंदुस्तान के लिए आ रही है, ये ट्राइबल एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए नहीं आ रही, ये बाकी आतंकी मुल्कों के लिए नहीं आ रही, ये हमारे लिए कैसे आ सकती है? और ये सच है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान अमेरिका का एलाय है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी है बड़ी, और ये सबके प्रयास से बनी है। मोदी जी ने उस इकोनॉमी को कम बढ़ाया, ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले कि एक बाइट काट के बताएं, मान लिया कांग्रेस ने, बिल्कुल नहीं माना कांग्रेस ने। हम कहां होते अगर मोदी जी बीच में इकोनॉमी का बंटाधार ना करते। लेकिन यह सच है कि आज हमें बड़ी इकोनॉमी है और उसके बावजूद अमेरिका हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी जो इस बात पे मुद्दे पर कहना चाहती है, जो विदेश नीति की विफलता पर बात करना चाहती है, वो आपके सामने है। मैम, आपने ही दो बात रखी। पहले आपने कहा कि वो अमेरिका खुद कह रहा है महिलाओं के लिए सेफ नहीं है भारत। दूसरी तरफ आप खुद ही आंकड़े बता रही हैं कि किस तरीके से देश की राजधानी भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये कैपिटल का हाल है। तो कहीं ना कहीं फिर ये तो अमेरिका की बात जो है वो कहीं ना कहीं ठीक दिखाई देती है, और आप इस बात को कह रही हैं तो नहीं। डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारे यहां क्या हो रहा है ये हमारा मामला है। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम महिला अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं, ये हमारी विफलता है, और इस पर सवाल उठाना मुझे लगता है विपक्ष का ही नहीं, आपका, हर व्यक्ति का इस देश में काम है। लेकिन अमेरिका उस पर ट्रैवल एडवाइजरी इशू करे और उस पर यह कहे कि बिल्कुल जाना अनसेफ है, और बिल्कुल यह कहे कि वहां पर अकेली महिला को जाना नहीं चाहिए, और उस ट्रैवल एडवाइजरी के बहुत सारे खामियाजे हैं। उस ट्रैवल एडवाइजरी का खामियाजा निवेश है, पर्यटकों का कम आना है, आय है, हमारे के पर्यटन क्षेत्र का बिल्कुल ठप हो जाना है, उसके बहुत सारे खामियाजे। और दिक्कत इस बात की है कि आप भारत के साथ यह सलूक कर रहे हैं और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठाकर मुर्ग मुसल्लम खिला रहे हैं, और हमारी सरकार चुप है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विरोधाभास है। मुझे लगता है डोमेस्टिक फ्रंट पर हमें अपनी महिलाओं को सुरक्षित करना है, और फॉरेन फ्रंट पर हमारी साख पर अगर कोई भी देश अनवर और अनर्गल सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना है। सुप्रिया जी, एक एक्स पर आपने पोस्ट जारी किया है 18 घंटे पहले, जिसमें एक न्यूज़पेपर का हवाला आप दे रही हैं, और उसमें आप कह रही हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में जो स्केच जारी किया गया सरकार की तरफ से, वो असल में उन आतंकियों से मेल ही नहीं खाता है, ये आनन फानन में सरकार ने किया है। अब बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही कि क्या ये कांग्रेस का सबूत गैंग है जो लगातार इस तरह के हमलों के वक्त सवाल उठाता है? आप मीडिया से आती हैं, आप भी अखबार पढ़ती होंगी सवेरे। उस अखबार के बेसिस पर आपके, चूंकि मैं चैनल में और आप ही के ग्रुप में काम कर चुकी हूं, उसके बेसिस पर आपको बाइट से इकट्ठा करने को कहा जाता है, उसके बेसिस पर टीवी डिबेट्स होते हैं, उसके बेसिस पर न्यूज स्टोरीज होती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है और इसको तमाम न्यूज पोर्टल्स इंक्लूडिंग तमाम न्यूज चैनल्स ने उठाया है, और वहां से हमने वो खबर उठाई है। इस खबर का डिनायल क्यों नहीं आ रहा है सरकार की ओर से? सरकार तो जेएनके पुलिस को ब्लेम कर रही है। जेएनके पुलिस तो सेंटर को रिपोर्ट करती है ना, यूनियन टेरिटरी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, उस खबर के हवाले से यह बताया गया है कि जो 3 आतंकियों के स्केच रिलीज किए गए थे, असल में वो पहलगाम के आतंकी ही नहीं है, और यह जल्दबाजी में किया गया। तो मैं जानना चाहती हूं कि अभी तो हम यह सवाल उठा रहे थे कि 2 महीने से ऊपर हो गए और वो आतंकी कहां है ये किसी को पता नहीं, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, किसी को नहीं पता है। ये कितनी बड़ी विफलता है कि 2 महीने बाद वो आतंकी कहां चले गए हमें पता ही नहीं है। वो देश में है तो हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे, विदेश चले गए तो आपने सीजफायर कैसे कर दिया?
असलियत यह है कि अभी सवाल यह था, अब पता चल रहा है नहीं जी, जो स्केच हमने देखा, जो फोटो हमने देखी, वो शायद आतंकी ही नहीं थे, और यह हवाला इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दे रही है। तो सबूत, गैंग, हर चीज में गैंग लगाने वाले लोग आज ये बताए 2 महीने हो गए, ये आतंकी, कोई और आतंकी, कोई और स्केच, हत्यारे कहां हैं, सवाल इस बात का है। Ma'am, there was a meeting yesterday of the Prime Minister Museum and Library headed by the Prime Minister himself, and in the meeting it was decided that they are going to move court because apparently in 2008 Sonia Gandhi moved 51 cartons full of documents related to former Prime Minister Nehru. So what is there to move court about? To bring that back. She's a member of his family. She has every right to make his correspondence or anything private. In any case, I don't know much about this matter. I'm sure my party will come back with an official response. But my first response is that she's a member of his family. She's his great-granddaughter. What is wrong with that? And I have actually something to say. I saw some pictures of the Prime Minister standing with multiple people at libraries. 84,000 schools in India have been shut down since 2014, since Mr. Modi has come to power. You can open 20 libraries and get yourself, pictured before all of them. If you continue to shut down schools in this country, you are playing with education, you are playing with the future of our people. It's as simple as that. Ma'am, as AICC spokesperson, why are you not attend this Shashi Tharoor question? I have answered the question in the best possible way that I could. I am the AICC spokesperson. I have been authorized to put out the party stand, which I have. She's asking a question. I've already answered that question. I'm not going to take it multiple times over. Ma'am, yesterday the by-polls results have come out in which Congress party has won 1 seat in Kerala. But your own MP, Tariq Anwar, has just tweeted and he has said that Ms. Shakti Singh Gohil has resigned from the post of PCC president, which is a welcome move. But why not other people are also following this step which he has taken? What's your take on it? Quite frankly, as far as the by-polls are concerned, the way I read that verdict is that the BJP won 1 out of the 5 seats. It tells you the anger people in this country have on most issues, including the Pahalgam terror attack. It tells you that people are worried that we have not been able to catch a single terrorist after 2 months of when the terror strike really happened. As far as Shakti ji is concerned, he answered to his own moral conscience and he thought it was his moral calling that he wanted to take ownership. People in the Congress are trained and attuned like that. People in the BJP perhaps are not. The railway accidents continue unabated. The railway minister doesn't resign. There is a huge accident, one of the most unprecedented ones as far as airways is concerned. The aviation minister is busy making reels. Nobody in this government resigns. Nobody in this government takes any moral responsibility, including the Prime Minister. So I don't know, I don't know how misplaced or placed that question is, but if Shakti Singh Gohil ji feels that this is his moral responsibility, he's answered to his own moral call. Questioning that why Congress is silent now. Earlier they used to question a lot about the EVMs, but now when the result has come out in their favor and on other seats like Aam Aadmi Party has also won, then why Congress Party is silent on the result? What do you mean, why are we silent? We look at voting patterns, we look at voting lists, we look at voters missing, we look at polling that happens. The reality is that in the last 2 months, you have seen Election Commission move earth and heaven to keep people out of the election process. You just had an election commission order that has gone to various states, which essentially says that they don't need to keep proof of video and photographs beyond 45 days if it is not challenged. They moved earth and heaven and in 24 hours made a law which ensured that people of this country have no access to electoral documents or electoral videography. Why is the Election Commission moving earth and heaven to keep people of this country out of the election process? Why can't you give digital, readable voting lists to opposition that's demanding it? It's quite as simple as that. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।